सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन कवर कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है स्थानीय और राष्ट्रीय इमारतों की सुरक्षा, विश्व धरोहर स्थल और उनका संरक्षण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि इमारत क्या कहलाती है। तो मानव द्वारा निर्मित ऐसी संरचना जो निवास स्थल या अन्य किसी उद्देश्य से बनाई गई हो, उसको हम स्थानीय इमारतें या फिर भवन कहते हैं। और ये इमारतें अधिकांशतः बहुमंजिला होती हैं। अब ये इमारतें कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि कृषि इमारतें, वाणिज्यिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें, आवासीय इमारतें, शिक्षा इमारतें, औद्योगिक इमारतें, धार्मिक इमारतें, सैन्य इमारतें आदि। प्रत्येक इमारत को इसके मूल रूप में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की होती है, परंतु विडंबना यह है कि हम ही इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी इमारत का प्राकृतिक रूप से क्षरण होना ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन मानव द्वारा भी उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। एक तरफ तो हर व्यक्ति चाहता है कि इन विरासत स्थलों को इन इमारतों को संरक्षण प्रदान किया जाए और इनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं ये कार्य करना नहीं चाहता है और वो इन ऐतिहासिक स्थलों को, इमारतों को नुकसान पहुँचाता है। कुछ लोग इन इमारतों पर नाम आदि कुरेद कर खराब करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो कुछ प्रतिमा आदि ध्वस्त कर इनका सौंदर्य बिगाड़ते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि जिसके निर्माण में वर्षों लग जाते हैं और जो आज हमारी शान बनी हुई है, उसके साथ यह खिलवाड़ क्यों। किसी भी इमारत की सुरक्षा में लोकजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सार्वजनिक संपत्ति पर आते हैं हम। तो सार्वजनिक का अर्थ होता है जो सभी के लिए हो, यानी किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार ना हो, उसको क्या बोला जाता है, सार्वजनिक संपत्ति। तो राष्ट्र की जो संपत्ति होती है वो सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। सार्वजनिक संपत्ति वह संपत्ति है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित है और केंद्रीय शक्ति के प्राधिकरण में होती है। यह संपत्ति किसी एक व्यक्ति या समुदाय के निहित न होकर देश और राज्य के निहित में होती है। राष्ट्रीय धरोहर ऐसे स्थल हैं या फिर ऐसी विरासत और सार्वजनिक संपत्ति हैं जो राष्ट्र के हित में होते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय धरोहर होती हैं, विरासत स्थल होते हैं और सार्वजनिक संपत्ति, ये राष्ट्र की संपत्ति हैं और राष्ट्र के हित में ही होते हैं। संसार में महत्वपूर्ण धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी दिया जाता है। देखिए, जितने भी विश्व विरासत ऐतिहासिक स्थल हैं वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाते हैं और ये काम एक संस्था करती है जिसका नाम है यूनेस्को। तो यूनेस्को अपना सर्वेक्षण करती है और सर्वेक्षण के बाद किसी विरासत स्थल को विश्व विरासत स्थल का दर्जा देती है और उसको यूनेस्को की सूची में शामिल करती है। तो अपने भारत की बात करें तो भारत के भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, पर्यटक स्थल हैं, विरासत स्थल हैं जिनको कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर हैं। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप जो हैं, इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और इन विरासत स्थलों का संरक्षण यूनेस्को के तत्वावधान में होता है। देश में ऐसी अनगिनत प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की राष्ट्रीय धरोहर हैं जिनकी देखभाल ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। देखिए, जो राष्ट्रीय धरोहर है वो राष्ट्र की धरोहर होती हैं और राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको जिम्मेदार होना आवश्यक है। इनके संरक्षण के लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की दो बड़ी कंपनियां कौन कौन सी, सेल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन्होंने भी इस जिम्मेदारी को संभाला है। राष्ट्रीय धरोहर को बनाए रखने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल कल्चरल फंड की भी व्यवस्था की है। यद्यपि राष्ट्रीय धरोहरों की देखभाल और संरक्षण के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इनमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। अब आते हैं हम विशिष्ट अध्ययन पे, जिसमें हम विरासत स्थलों के आर्थिक महत्व को समझेंगे। किसी व्यक्ति का अपनी धरोहर से संबंध उसी प्रकार का है जैसे एक बच्चे का अपनी माँ से संबंध होता है। हमारी धरोहर हमारा गौरव है और ये हमारे इतिहास बोध को मजबूत करते हैं। हमारी कला और संस्कृति की आधारशिला भी हमारे विरासत स्थल ही हैं। इतना ही नहीं, हमारी विरासतें हमें विज्ञान और तकनीक से भी रूबरू कराती हैं। ये मनुष्यों तथा प्रकृति के मध्य जटिल संबंधों को दर्शाती हैं और मानव सभ्यता की विकास की कहानी भी बयां करती हैं।
भारतीय संविधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 51A(F) में स्पष्ट कहा गया है कि अपनी समग्र संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना और इसे संरक्षित करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। परंतु ये दुर्भाग्य है कि हम अब तक अपने विरासत स्थलों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर ही बात करते आए हैं, जबकि आर्थिक विकास में इनकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा पक्ष है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। विरासत स्थलों की जो आर्थिक स्थिति है और आर्थिक विकास है, उनमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो भारत एक ऐसा देश रहा है जिसका इतिहास विविधता से भरा हुआ है। दुनिया की प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता से जहाँ हम सर्वोत्तम नगर योजना के गुण सीख सकते हैं, तो जयपुर के जंतर मंतर और वेधशालाओं में हम समकालीन वैज्ञानिक विकास की झलक देख सकते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि बहुत से भारतीय राजाओं ने अपने किले और स्मारकों का निर्माण तब कराया जब उनके क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, ताकि इमारतों के निर्माण के साथ साथ उन्हें रोजगार भी दिया जा सके। तो ये बहुत अच्छा कार्य किया जाता रहा है प्राचीन समय में भारत में, और इसके अलावा हमारे आज के नीति निर्माता भी इससे सबक ले सकें। हमारे विरासत स्थलों की प्रमुख विशेषता यह है कि उनके निर्माण में स्थानीय संसाधनों और स्थानीय कला विशेषताओं का जमकर उपयोग हुआ है। जाहिर है यह कौशल आज भी वहाँ के स्थानीय समुदायों में विद्यमान है, अतः इनको संरक्षण प्रदान कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन किया जा सकता है। तो भारत के जो अधिकतर विरासत स्थल हैं उनमें स्थानीय संसाधनों का और स्थानीय कला का उपयोग किया गया है। आप यूनेस्को में जो भी शामिल भारत के विरासत स्थल हैं उनको देखेंगे तो पाएंगे सब में अलग अलग स्थानीय कला का उपयोग किया गया है, चाहे वो अजंता एलोरा की गुफाएं हों, चाहे वो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हों, या फिर सांची के स्तूप हों, भीमबेटका की गुफाएं हों। तो ये सभी जो हैं उनमें स्थानीय कला का और उनकी विशेषताओं का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है, जो कि विदेशों में देखने को नहीं मिलता। इसी कारण से विदेशी पर्यटक इन्हीं सब कलाओं को देखने के लिए भारत में घूमने के लिए आते हैं प्रतिवर्ष। आगे बढ़ते हैं। भारत में हजारों ऐसी विरासत स्थल हैं जिनकी संरचना बहुत ही मजबूत है। राजस्थान के बहुत से किलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस होटलों में तब्दील किया जा चुका है। होटलों या संग्रहालयों या फिर पुस्तकालयों के रूप में उपयोग किए जाने के अलावा इस प्रकार की इमारतों को आसानी से स्कूल या क्लिनिक के रूप में उपयोग करने के अनुकूल बनाया जा सकता है। लेकिन इनमें समस्याएं क्या क्या आती हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऐतिहासिक धरोहरों के मामले में भारत अत्यंत ही समृद्ध है। उपमहाद्वीप के प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्मारकीय भवन हैं। फिर भी भारत में 15,000 से भी कम स्मारक और विरासत स्थल कानूनी रूप से संरक्षित हैं। वहीं ब्रिटेन जैसे छोटे देश में 6 लाख स्मारकों को वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। भारत में राष्ट्रीय या फिर राज्य या स्थानीय महत्व के स्मारक उपेक्षा के शिकार हैं। अतिक्रमण एक ऐसी चुनौती बन गई है कि लोग इन स्मारकों के प्रवेश द्वार पर सुबह सुबह दातून करते या फिर अपने मवेशियों और पालतू जानवरों को गैर सैर कराते दिख जाते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, लोग जागरूक नहीं हैं। हमारे विरासत स्थलों की दयनीय स्थिति के जिम्मेदार वे संस्थाएं और निकाय हैं जिन्हें इनके संरक्षण का दायित्व दिया गया है। ये संस्थाएं असफल इसलिए हैं क्योंकि वे इनके आर्थिक संभावनाओं से अनजान हैं। क्या हो आगे का रास्ता? इस दिशा में पहला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का दौरा आगंतुकों के लिए रोमांचक अनुभव साबित हो। दशकों के पुरातात्विक प्रयासों के बाद भारत में हजारों विरासत स्थलों की खोज हुई है जो प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं। इन स्थलों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वहीं पर्यटन विभाग भी इन स्थलों के ऐतिहासिक महत्व का प्रचार प्रसार करने में असफल रहा है। इस दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाने होंगे। अब अगर हम बात करें तो भारत में जो यूनेस्को है तो इसको हम समझ लेते हैं। यूनेस्को एक बड़ी संस्था है, एक वैश्विक संगठन है, और भारत की इसमें क्या स्थिति है वो हम देख लेते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 35 विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत में मात्र 35 विश्व धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित हैं। दुनिया के केवल कुछ ही देशों में यह संख्या 35 से अधिक है। आवश्यक यह है कि इन स्थलों के साथ जुड़े संगीत, भोजन, अनुष्ठान, पोशाक, व्यक्तित्व, खेल, त्योहारों आदि के बारे में जानकारी इकट्ठा करें ताकि आगंतुकों को ये जानकारी देकर हम आर्थिक लाभ कमा सकें। यदि हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आर्थिक लाभ से जोड़ना होगा, और इसके लिए तो सांस्कृतिक क्षेत्र को उदारीकरण की परिधि में लाया जाना चाहिए।
जब ये स्थल आर्थिक महत्व वाले बन जाएंगे तो इनके रखरखाव के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। क्या होता है विश्व धरोहर स्थल, उसको भी हम समझ लेते हैं। सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को हम विश्व धरोहर या विरासत कहते हैं। तो जिनका सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व होता है ऐसे स्थल विश्व धरोहर कहलाते हैं, इन्हीं को हम विरासत स्थल भी कहते हैं। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है और इनके संरक्षण हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं। ऐसे स्थलों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है। कोई भी स्थल जो मानवता के लिए जरूरी है, जिसका सांस्कृतिक और भौतिक महत्व है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के तौर पर मान्यता दी जाती है। दुनिया भर में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दुनिया भर में कुल 1052 यानी 1052 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 814 सांस्कृतिक हैं, 203 प्राकृतिक हैं और 35 मिश्रित हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में विश्व धरोहर स्थल जो हैं कुल 35 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें 27 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। प्रमुख विश्व धरोहर जो स्थल हैं सांस्कृतिक धरोहर स्थल, वो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं। आगरा का किला, इसको 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं, इसे भी 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा। इसके अलावा नालंदा महाविहार, ये नालंदा विश्वविद्यालय के पास में है और ये बिहार में है। इसको 2016 में यानी हाल ही में कुछ समय पहले इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। सांची बौद्ध स्मारक जो कि विदिशा जिले में है, मध्य प्रदेश में ही है, ये 1989 से यूनेस्को की सूची में शामिल है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये 2004 में शामिल हुआ। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको हम पहले विक्टोरिया टर्मिनल कहते थे, ये 2004 में शामिल हुआ था। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स जो है वो 1986 से इस सूची में है। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 से इस सूची में है। एलोरा की गुफाएं 1983 से। फतेहपुर सीकरी, ये 1986 से विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ग्रेट लिविंग सोल मंदिर, ये 1987 से यूनेस्को की सूची में शामिल है। हम्पी में स्मारकों का समूह, ये 1986 से है। महाबलीपुरम में जो स्मारक समूह है वो भी 1984 से है। पट्टड़कल, ये जो स्मारक समूह है ये 1987 से यूनेस्को की सूची में है। राजस्थान में जो पहाड़ी किला है वो 2013 से यूनेस्को की सूची में शामिल है। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है वो 1993 से विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। खजुराहो में जो स्मारक का समूह है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, ये 1986 से यूनेस्को की सूची में शामिल है। बोध गया जो कि बिहार में आता है, बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है वो 2002 से इस सूची में शामिल है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये 1999 से इस सूची में है। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में और इसके जो स्मारक हैं वो 1993 से इस सूची में शामिल हैं। रानी की वाव पाटन, ये गुजरात में है जो कि 2014 से यूनेस्को की सूची में शामिल है। लाल किला परिसर जो है वो 2007 से इस सूची में शामिल है। भीमबेटका की रॉक शेल्टर, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। भीमबेटका, वहाँ पे जो गुफाएं हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, वो 2003 से इस सूची में शामिल हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, ये 1984 से यूनेस्को की सूची में शामिल है। ताजमहल 1983 से इस सूची में शामिल है। इसके अलावा लॉ कॉर्ब्यूएर का जो वास्तुकलाकार है वो 2016 से इस सूची में शामिल है। और जंतर मंतर, जयपुर में जो जंतर मंतर है वो 2010 से इस सूची में शामिल है। तो ये सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल थे। अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक धरोहर स्थल। तो प्राकृतिक जो धरोहर स्थल हैं भारत के जो यूनेस्को की सूची में है वो है हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, ये 2014 से इस सूची में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत पहले से है, 1985 से। केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी 1985 से। मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी 1985 से। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये 1988 से है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये 1987 से इस सूची में शामिल है। पश्चिमी घाट, ये हाल ही में कुछ समय पहले यानी कि 2012 में इस सूची में शामिल किए गए हैं। अब एकमात्र जो मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब हम अंतिम पॉइंट पर आते हैं अपने टॉपिक के। क्या सारांश निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? पर्यटन जो है राष्ट्रीय विकास का मुख्य वाहन है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया को सफल बनाने में पर्यटन की अहम भूमिका रहने वाली है। लाखों युवा भारतीयों के लिए रोजगार सृजन के लिए देश को कुछ दशकों तक लगातार 9 से 10% की दर से विकास करना होगा और इसे हासिल करने के लिए हमें अपने समृद्ध पर्यटन संसाधनों का लाभ उठाना होगा। तो ये पूरा सारांश है हमारे इस टॉपिक का कि
जो भारत के जो युवा हैं उनको मेक इन इंडिया से जुड़ना चाहिए और लगातार विकास में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। भारत में जो पहले से संसाधन हैं उनका लाभ उठाकर पर्यटन के जो संसाधन हैं उनको विकसित बनाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के